हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान स्टडी जोन। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़। मैंने इसी चैनल पे पहले दो वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दिया है, और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं करी हैं, नहीं देखी हैं, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो आपको ढूंढने में, इसलिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। मैंने उसमें बहुत अच्छे से इन डिटेल आपको चैप्टर समझाया है, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज़, क्योंकि पैटर्न में जो सीबीएसई ने पैटर्न रिलीज़ करा है उसमें अब की बार टर्म 1 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड ही है, और उसी के हिसाब से 11th को भी प्रिपेयर कराया जा रहा है एमसीक्यूज़ ही। सो आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज़ अच्छे से समझ आएंगे। सो लेट्स स्टार्टेड विद द एमसीक्यूज़। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर इंडस्ट्री आर नॉन एज। और हमारे ऑप्शंस हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, कमर्शियल इंडस्ट्री, एंड फोर्थ वन इज़ द टर्शियरी इंडस्ट्री। सो हमें इसमें ऐसी इंडस्ट्री बतानी है जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री तो नहीं ही है आंसर, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो रॉ मटेरियल से वर्क करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कंप्लीट करती है। कमर्शियल इंडस्ट्री जिसमें एडवर्टाइजमेंट कमर्शियली जो वर्क करती है वो इंडस्ट्री आती है, और मेनली 3 इंडस्ट्रीज़ में हमने अभी ये नहीं पढ़ा था। एंड द फोर्थ वन इज़ टर्शरी इंडस्ट्री। अब टर्शरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, वो ऐसी है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करती है। अब सर्विसेज लाइक एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी प्रोवाइड करती है। सो कहने में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो प्रोवाइड करती है सपोर्ट, वो है हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। तो करेक्ट आंसर विल बी टर्शरी इंडस्ट्री। So the next second question is, the occupation in which people work for others and get remunerated in return is known as, and the options are business, profession, employment, none of these. ऐसे कौन सा ऑक्यूपेशन जिसमें हम किसी और के लिए काम करते हैं और रिटर्न में हम रेम्यूनरेट होते हैं, यानी रिटर्न में हमें सैलरी या वेजेस मिलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बिजनेस में हम हमारे खुद के वो होते हैं। प्रोफेशन में हम एक डिग्री लेकर एक पर्सनलाइज स्किल नॉलेज अच्छी वो करके काम करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हम किसी के अंडर काम करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, एम्प्लॉयमेंट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मे बी क्लासिफाइड इनटू बिजनेस डैश एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने 3 टाइप में इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासीफाई किया था, बिजनेस डैश एंड एम्प्लॉयमेंट। तो द सेकंड वन इज प्रोफेशन, राइट। हमने क्या करा था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और हमारे ऑप्शंस क्या हैं, फर्स्ट प्रोफेशन है, सेकेंड वोकेशन, थर्ड ऑक्यूपेशन एंड फोर्थ वन इज द वर्क। सो हमने कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासीफाई किया था, 3 में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोफेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ डैश टाइप्स। हमने जब एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, बेसिकली हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 उसमें डिवाइड किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, लेकिन कई बार हम डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के चक्कर में इजी क्वेश्चंस को ही रिवाइज करना भूल जाते हैं, और वहीं हमारे नंबर कटते हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी 2, क्योंकि ये हमारी 2 टाइप्स की हैं। So move to the next question, fifth. Following are the characteristics of business risk. One of them is not correct. Identify it. हमें क्या करना है, जो इसमें से करेक्ट नहीं हमें वो बताना है। सो ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। सेकेंड, बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। थर्ड ऑप्शन, risk is an essential component of every business. And the fourth one is, degree of risk mainly depend on nature and size of business. So एक बार नीचे से सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो मेनली डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बिजनेस का रिस्क किस हिसाब से डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है कि उसके नेचर पे और साइज़ पे। अगर बिज़नेस हम स्मॉल लेवल पे शुरू कर रहे हैं तो रिस्क भी उतना ही होगा, ज़्यादा हाई नहीं होगा। लेकिन अगर हम हमारे बिज़नेस को ग्रैंड लेवल पे कर रहे हैं तो उसका रिस्क क्या है, हाई होगा। सो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा नहीं है, मतलब करेक्ट है, तो ये तो हट गया क्योंकि हमें गलत वाला बताना है। थर्ड आता है कि रिस्क इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी बिजनेस। हमने ये बात जब चैप्टर पढ़ा था, मैंने ये चीज़ बहुत बार रिपीट करी थी कि जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो रिस्क तो कहते हैं ना उसके साथ साथ लग कर आता है, उसके साथ ही आएगा। बिजनेस बोले तो रिस्क, बिजनेस इज इक्वल्स टू रिस्क, आप ये समझ लो। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा।
सो सेकंड कहता है कि बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। हाँ जी, क्योंकि बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो उसमें कुछ भी सर्टेन नहीं होता। कई चीज़ें होती है जो हमें पता होता है कि हाँ थोड़ा बहुत नुकसान होगा, पर रिस्क भाई आगे चल के क्या हो जाता है कुछ नहीं पता होता है। लाइक हमने कॉजेज़ पढ़े थे जिसमें नेचुरल कॉज, फिजिकल कॉज, ये सब है। तो क्या है, बिजनेस इज रिस्क इज अनसर्टेन। और हमारा फर्स्ट जो आता है वो क्या आता है कि लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। अगर हम रिस्क बेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। तो लॉस इज़ नॉट द रिवॉर्ड। आपको प्राइस में अगर लॉस मिल रहा है तो वो रिवॉर्ड तो नहीं हुआ, आप उसको रिवॉर्ड में काउंट नहीं करोगे। सो ये क्या है, गलत है। द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। हमारा क्या आना चाहिए, जबकि करेक्ट क्या होता है कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, कि अगर हमने बिजनेस में रिस्क को बियर करा है तो उसके लिए हमें रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ना कि लॉस। तो इन चारों में से गलत कौन सा हुआ, फर्स्ट वन। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि किसको हम बिजनेस का ऑब्जेक्टिव काउंट नहीं कर सकते। ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन या फिर प्रॉफिट अर्निंग। सो फोर तो ऐसे ही हमारा कट जाता है, क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग तो सबसे कहते हैं ना मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है बिजनेस का। सो प्रॉफिट अर्निंग तो नहीं है। इनोवेशन भी कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि बिजनेस जब मार्केट में आता है तो मार्केट में क्या है ना, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो कुछ ना कुछ अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए हमें इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करना होता है हमारे लिए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव में कंसीडर किया जाएगा। प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली आप नई नई चीज़ें प्रोडक्शन की वजह से आप चूज़ करते हो, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो अपने उसको ग्रो करने के लिए बिजनेस को। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक इन्वेस्टमेंट कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता बिजनेस का कि हाँ हम अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। अब मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड्स हमने पढ़े थे, जिसमें ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड्स क्या होते हैं, जो ट्रेड्स को हेल्प करते हैं यानी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को टर्शियरी इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वैसे ही ट्रेड्स को ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। सेकेंड ऑप्शन में इंश्योरेंस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, इंश्योरेंस लिखा हुआ है, वहाँ एन आना था बीच में, सॉरी फॉर दैट। सो जब हमने ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड्स पढ़े थे तो ट्रांसपोर्ट उसमें ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड में काउंट होता है, बिल्कुल होता है। वेयर हाउसिंग भी होता है, इंश्योरेंस भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करता है, तो इंश्योरेंस भी काउंट होता है। बट माइनिंग नहीं है, क्योंकि माइनिंग प्राइमरी इंडस्ट्री का एक पार्ट में आ जाता है जिसमें हम जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव पढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए, mining. So the next question is which of the broad categories of industries cover oil refinery and sugar mills? ऑप्शंस हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर नन ऑफ दिस। सो इसमें क्या बोला गया है कि ऐसी एक इंडस्ट्री बतानी है जिसमें ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल काउंट होती हो। सो आप जब इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो इससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि शुगर मिल्स हैं तो लाइक रॉ मटेरियल से ही कुछ कन्वर्ट करा जा रहा है फिनिश गुड में। ऑयल भी अगर हम करते हैं तो सीड से ही वो चीज़ ऑयल भी फॉर्म होता है, तो रॉ मटेरियल से ही हम कुछ फॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ कौन सी करती है, प्राइमरी नहीं, प्राइमरी तो खुद ही रॉ मटेरियल को यूज़ करती है। सेकेंडरी, यस, सेकेंडरी क्या करती है, प्राइमरी से मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, और टर्शरी तो उनको सपोर्ट करता है। तो सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी, सेकेंडरी। So next question is earning of profit is considered to be the subsidiary objective of the business. Given statement is, क्या अब हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से या फिर नन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या बताना है हमें कि अर्निंग ऑफ प्रॉफिट क्या अभी भी कहते हैं ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम उसे एज अ सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि भाई प्रॉफिट से बढ़कर भी बिजनेस कुछ सोच के चलता है। तो हमारा आंसर इसमें ऑब्वियसली होगा फॉल्स। द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, फॉल्स। क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे कहते हैं ना सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव तो आप बिल्कुल भी प्रॉफिट को मान ही नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट एक मेन होता है कि यार बंदा बिजनेस खोल ही इसलिए रहा है, शुरू ही इसलिए कर रहा है कि भाई आगे जाके वो अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमाए, अपने बिजनेस को ग्रो करवाए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉल्स।
कि ऐसा नहीं होता कि एक सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव और प्रॉफिट से बढ़कर भी कोई ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए बिजनेस की। हमारा 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ की हमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज को फाइंड करना है। ऑप्शन ए है ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकंड कहता है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, थर्ड इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड फोर्थ इज द नन ऑफ दीज। सो हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ी थी। अगर आपने चैप्टर को डिटेल में सुना हो और नहीं सुना तो जाके प्लीज़ पहले वाली 2 वीडियोस को चेक करिए, उनसे नॉलेज लीजिए और फिर इन एमसीक्यूज़ को क्रैक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आपके पूरे इवन आप बुक में चेक करोगे तो उसमें भी आपको एक पूरा फ्लो चार्ट दिखा रखा है जिसमें टेबल बना हुआ है और उसको आगे आगे सब डिवाइड करा हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बात आती है 11th क्वेश्चन की। सो बेड डेट्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डेट बाय डेटर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। अब इसमें हमें बिजनेस रिस्क बताना है तो उसका भी एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। सो जब बेड डेट्स हमारे उसकी पेमेंट नहीं करते हैं, वो जो हमारे डेट्स है वो बेड डेट्स काउंट हो जाते हैं, तो वो कौन से रिस्क में काउंट होगा बिजनेस रिस्क में? ऑप्शन ए ह्यूमन, सेकंड नेचुरल, थर्ड फिजिकल एंड द फोर्थ वन इज इकोनॉमिक। सो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि ह्यूमन, क्योंकि एक बंदे ने हमारे पैसे नहीं दिए ना, एक ह्यूमन से रिलेटेड रिस्क आया है ये हमारे पास। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूमन होगा। और नेचुरल होता है जैसे कि फ्लड आना, अर्थक्वेक आना, ये सारे नेचुरल में होते हैं। फिजिकल में आता है कि हमारी कोई मशीन ख़राब हो गई या वो वाली चीज़ें कि हम मतलब ओल्ड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो सब फिजिकल कॉज में आता है, फिजिकल रिस्क होता है। और इकोनॉमिक लाइक गवर्नमेंट की साइड से कुछ होना या वो सारी चीज़ें क्या होती है, या पॉलिटिक्स की उससे कुछ हो गया तो वो इकोनॉमिक रिस्क होता है। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ह्यूमन, ऑप्शन ए। सो अब बात करते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की। द वर्ड मार्केटिंग स्टैंडिंग इज कंसर्न विद, कि जो वर्ड है ये मार्केटिंग स्टैंडिंग की क्या कंसर्न करता है, क्या बताता है? सो ऑप्शंस हैं पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमर्स या फिर कॉम्पिटिटर्स। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स, क्या आपके कॉम्पिटिटर के बेसिस पे आपका मार्केट स्टैंडिंग? नहीं, ये नहीं वो होता, ठीक है। सो ये तो यहीं से हट गया। देन थर्ड है कस्टमर्स। क्या कस्टमर्स के उससे आपका पता चलेगा कि आप मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो? नहीं। सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट से भी नहीं कि आपकी प्रोडक्शन कैसी है, सप्लाई कितने उससे कर रहे हो आप प्रोडक्ट्स को, नहीं। मार्केटिंग स्टैंडिंग का मतलब है कि मार्केट में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये चीज़ आप कैसे बता सकते हो? जब आप क्या किससे, फर्स्ट ऑप्शन से, यानी आपकी पोजीशन क्या है आपकी एंटरप्राइज की। पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज ही कंसर्न होता है लाइक मार्केटिंग स्टैंडिंग, यानी मार्केट में आपका क्या स्टैंड है ये आपको कैसे पता चलेगा? आपकी पोजीशन देंगे कि आपकी जो बिजनेस है उसकी पोजीशन क्या चल रही है मार्केट में। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन ए, पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो अब आते हैं हमारे 13th क्वेश्चन पे, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। 1 मार्कर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही आने वाले हैं, बट उसमें आपको केस स्टडी बेस्ड और अजर्शन एंड रीजंस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैंने इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को डाला है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या कहता है ये क्वेश्चन कि टी इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन आसाम, कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, jute in West Bengal and Orissa, sugar in UP, Bihar and Maharashtra. But these goods are required for consumption in different parts of the country. For this purpose, dash is very important. आप मेनली केस स्टडी का क्या होता है, बच्चे ना बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और उसके बाद ना उसको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आपको बस होता है हाँ फटाफट फटाफट थोड़ी हिंट लग जाए और बस मैं टिक करके वो करूँ, हम यही करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। केस स्टडी को आराम से पढ़ो, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन आराम से पढ़ोगे तो बहुत क्लियर और सही मिलेगा, क्योंकि 1 मार्क ही अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अच्छे से फोकस होकर करो। तो इसमें क्या कहता है, इसमें ना इसने पर्टिकुलर चीज़ बताइए कि टी असम में मिलती है, कॉटन यहाँ मिलती है, जूट यहाँ मिलती है, पर्टिकुलर जगह बता दी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अगर टी सिर्फ असम में मिलती है तो असम के लोग ही उस टी को पियेंगे, नहीं, पूरी इंडिया पीती है, ऑल ओवर वो चीज़ क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऐसी कौन सी हमारे टर्शरी सेक्टर की कहते हैं ना है चीज़ जो हमें क्या करेगी, उस हिंड्रेंस को रिमूव करवाएगी। सो 4 ऑप्शंस पे पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंस, बी एडवर्टाइजिंग, सी इंश्योरेंस एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो ऐसी कौन सी है? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ही ऐसी चीज़ है जो क्या करता है, उन सारी पर्टिकुलर जगह से सामान को उठाता है और हर जगह उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।
Now move to the next question 14. Which of the following is an instrument of exchange which was prominent in the subcontinent? And the options are copper, हुंडी, गोल्ड और सिल्वर. तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि उस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज काउंट किया जाता था. जैसे कि अभी के टाइम पे हम किसको काउंट करते हैं, मनी को काउंट करते हैं. ठीक है, पेपर ऑफ मनी, पेपर की जो वैल्यू होती है उसको हम मनी बोलते हैं, उसको काउंट किया जाता है. तो उस टाइम पे क्या करते थे, उस टाइम पे हुंडी एक वो होता था, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काउंट किया जाता था. तो करेक्ट आंसर विल बी हुंडी, ऑप्शन बी. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. द टर्म बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड, कि जो ये बिजनेस वर्ड है ये कौन से उससे ड्राइव करा गया है. और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ड किस उससे ड्राइव किया गया है. तो एक बार इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा सकता है इस क्वेश्चन को. तो एक बार देख लेते हैं. सो ऑप्शन ए है बाय एंड सेलिंग, ऑप्शन बी है फाइनेंशियल मार्केट्स, ऑप्शन 3 प्रोप्राइटरशिप, या फिर डी बिजी. अब आप सोचो कि बिजनेस है, हम लेन देन करते तो बाय एंड सेलिंग हो गई कि खरीदना और बेचना. सो नहीं, ऑप्शन ए नहीं है इसका आंसर. फाइनेंशियल मार्केट से भी आप बिजनेस नहीं कह सकते हाँ ये बिजनेस है, नहीं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी बिजी, कि जो बिजनेस टर्म आई है कहाँ से ड्राइव हुई है, कौन से वर्ड से ड्राइव हुई है, बिजी वर्ड से. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बिजी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. क्या कहता है ये क्वेश्चन कि विशाखा इज एन एम्प्लॉय इन कंपनी नेम RG Limited. द कंपनी ट्रस्टेड हर एंड गिव द ब्लूप्रिंट ऑफ देयर न्यू मोबाइल एप्लीकेशन. कि उन्होंने क्या करा, उसको उस पर वो ट्रस्ट करते थे और उन्होंने एक न्यू मोबाइल की जो एप्लीकेशन आनी थी उसका ब्लूप्रिंट क्या करा, उसको दे दिया. शी सीक्रेटली सोल्ड द डिज़ाइन ऑफ देयर एप्लीकेशन टू द कॉम्पिटिटर. और उसने क्या किया, वो चीट कर गई. उसने क्या करा, कंपनी ने जो उसको ब्लूप्रिंट दिया था एप्लीकेशन का वो उसने उसी कंपनी के कॉम्पिटिटर को दे दिया. ठीक है. RG Limited सफर्ड. अब कोई अगर आपकी कोई मतलब कहते हैं ना सीक्रेट चीज़ है आपके जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, वही चीज़ आपके सामने वाले के पास पहुंच गई आपकी ही, तो आपको तो ऑब्वियसली नुकसान होना ही है. तो दिस इंसिडेंट हाईलाइट, अभी क्या चीज़ हुई इसके साथ, कौन सा रिस्क इसको हम कंसिडर कर सकते हैं. तो ऑप्शन ए कहता है ह्यूमन रिस्क, बी नेचुरल रिस्क, सी फिजिकल रिस्क एंड द डी इज इकोनॉमिक रिस्क. कि अब मैं आपको नीचे से शुरू करता हूँ. इकोनॉमिक रिस्क है क्या ये, क्या कि गवर्नमेंट का कुछ इंटरफेरेंस हुआ, ये ऐसे कुछ हुआ, नहीं. तो डी ऑप्शन तो नहीं है हमारा, तो ये तो कट गया. अब आते हैं बाकी 3 पे. फिजिकल कॉस्ट, क्या फिजिकल रिस्क हुआ ये कि भाई मेरी कोई मशीन गुम हो गई या फिर मैं ओल्ड टेक्निक यूज़ कर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, तो ये भी नहीं हुआ. नेचुरल रिस्क तो वैसे ही काउंट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल रिस्क क्या होता है, जो अनसर्टेनिटी वाली चीज़ें होती है ना, जैसे अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, ये सब. तो यहाँ पे तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि बंदे ने ही चीट करा, बंदे ने ही डिच कर दिया कंपनी को. सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए ह्यूमन रिस्क, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन की गलती थी, वहाँ उसके एम्प्लॉय की गलती थी. तो आंसर क्या है, ह्यूमन रिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ फैक्ट्री कन्वर्ट्स शुगर केन इनटू शुगर, विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज कैरिड आउट हियर. बेसिकली ऐसे वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने इसमें इंडस्ट्रीज पढ़ी थी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्शरी. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्राइमरी इंडस्ट्री क्या वर्क करती है, सेकेंडरी का क्या वर्क है और टर्शरी सेक्टर का क्या वर्क होता है. तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन जिसमें हमने आइटम चेंज थी, वैसा ही सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले 8th भी कराया था. वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं. ठीक है. सो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो शुगर केन से शुगर को कन्वर्ट कर रहा है. और आई थिंक ये आपको बहुत इजीली आएगा, बट इसमें नोट करने वाली चीज़ है कि इसमें मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी नहीं लिखा हुआ, इसमें ऑप्शंस अलग हैं, तो आपको थोड़ा उस बेस से सोचना है. सो ट्रेड, सर्विस, इंडस्ट्री या फिर नन ऑफ दीज. आपको ये बताना है कि क्या हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं, सर्विस हो रही है, इंडस्ट्री का काम आ रहा है या नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन 3 इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री का पढ़ रहे थे हम, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी ये सब पढ़ा था, तो इंडस्ट्री में ये चीज़ें होती हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3 इंडस्ट्री. सो द नेक्स्ट 18th क्वेश्चन. अब हमने ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, हम सिर्फ थोड़े ही बच्चे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द 18th क्वेश्चन. क्या कहता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्लासिफाइड इनटू डैश. यानी हमने प्राइमरी इंडस्ट्री के भी आगे जाके हमने प्राइमरी इंडस्ट्री को भी क्लासीफाई किया था कि प्राइमरी इंडस्ट्री में भी 2 चीज़ आती है. ये ज़रूर है कि प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल, बट रॉ मटेरियल्स भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं ना, तो वो चीज़. अब इसके ऑप्शंस क्या हैं, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सिंथेटिक एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर नन ऑफ दीज.
सो नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हमने क्लासीफाई करा है तो कुछ तो करा ही होगा, कुछ तो होगा ही उसमें, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। अगर कुछ होता ही नहीं तो क्लासीफाई भी नहीं करते हम उसको आगे। सो नन ऑफ दिस का ऑप्शन तो यहीं से हट जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइक कहते हैं ना नेचर से निकलते, जैसे रॉक्स, ये सारी चीज़ें हो गई, और कुछ होती है जो हम फिश इन सब से वो करते हैं। आई बात समझ? तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ मॉडर्न बिजनेस, कि मॉडर्न बिजनेस की में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो नहीं है, क्योंकि पिछले मतलब कहते हैं ना टाइम के साथ चीज़ें बदल गई हैं, बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है लोगों का, तो कहते हैं ना मेन एम्स जो है वो भी बदल चुके हैं। सो ऑप्शंस क्या कहते हैं कि क्रिएटिंग अ कस्टमर इट सेल्फ, ऑप्शन बी मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, ऑप्शन 3 सेलिंग फॉर गुड्स प्रॉफिट ओनली, एंड फोर्थ इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। आप सोचने वाली बात है कि क्रिएटिंग अ कस्टमर इट सेल्फ तो ऑब्वियसली होगा, आप चाहे बिजनेस न्यू टेक्निक से करो चाहे पुराने से, बिजनेस चलेगा तभी जब आपके पास अच्छे खासे कस्टमर्स होंगे। सो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेकेंड है मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली अगर आप प्रोडक्ट्स आपके हैं, अगर आप उनको मार्केट में एडवर्टाइज करके शो ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी अच्छा ये प्रोडक्ट भी बनाती है। सो ये चीज़ भी नहीं है। देन एक बार मैं थर्ड अभी छोड़ती हूँ, फोर्थ बताती हूँ। तो फोर्थ भी है इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट। ऑब्वियसली बात है अगर आप काफ़ी साल तक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते आ रहे हो, एक ही आपकी कंपनी कोई नया वर्जन ही नहीं ला रही, तो फिर क्या कैसे आप भाई एक टाइम तक ही आप हर बंदा एक चीज़ को यूज़ कर सकता है, हर टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद हर किसी को चाहिए होता है कि यार कुछ नया आया अब इस कंपनी से, मतलब इतने साल से सेम चीज़ रिपीट हो रही है तो कुछ नया प्रोडक्ट आना। तो इनोवेशन इज द मेन थिंग जो आप एक बिजनेस करता है अपने उसके लिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन 3, जो कि अब मॉडर्न बिजनेस का एम नहीं है, सेलिंग गुड्स फॉर प्रॉफिट ओनली। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। सो सेलिंग गुड्स फॉर प्रॉफिट ओनली अब बिजनेस का मेन एम नहीं रहा है, मॉडर्न बिजनेस का नहीं था। पहले लोग बिजनेस करते ही इसलिए थे कि भाई प्रॉफिट कमाना है, लेकिन अब लोगों का क्या होता है, अब जो बिजनेसमैन है उनका ये होता है कि भाई हमें सोशली सोसाइटी की हेल्प करते हुए प्रॉफिट को अर्न करना है। ये नहीं कि प्रॉफिट अर्न ही नहीं करना है, करना है, बट द थिंग इज कि आपको पहले सोसाइटी को भी अब वो लोग थोड़ा कहते हैं ना कंसीडर करने लगे हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन 3, सेलिंग गुड्स फॉर प्रॉफिट ओनली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ यूटिलिटी डज अ बिजनेस क्रिएट्स, कि किस टाइप की यूटिलिटी क्या है जो एक बिजनेस है वो क्रिएट करता है। तो ऑप्शंस हैं फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जब हमने हिंड्रेंस पढ़ी थी तो हमने टाइम, प्लेस, हर तरह की हिंड्रेंस जो है वो बिजनेस क्या करता है उसको कवर करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, कि बिजनेस के हर तरीके की यूटिलिटी को क्रिएट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अब हमारा सिर्फ लास्ट का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। सो लेट्स सी। आकाश लिमिटेड ऑफ इंडिया imports rubber from Thailand to export it to Japan. It is an example of dash, like किसका एग्जाम्पल है ये। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बच्चों को पता होता है लेकिन एंटरपोर्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई होता क्या है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया है, प्लीज़ गो और देखो उन वीडियोस को, समझो अच्छे से चैप्टर को, नहीं तो एमसीक्यूज बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाले हैं तुम लोगों से। सो पढ़ो चैप्टर को एक बार, अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा एमसीक्यूज में। सो ऑप्शंस क्या है? एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, थर्ड एंट्रीपोर्ट और नन ऑफ चीज़। तीन चीज़ ही पढ़ी थी हमने, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम हमारी कंट्री से बाहर कोई सामान बेचते हैं। इम्पोर्ट होता है जब बाहर के कंट्री से अंडर मतलब अपनी कंट्री में आप कुछ मंगाते हो, परचेज करते हो बेसिकली। और एंट्रीपोर्ट होता है कि आपने बाहर से कुछ मंगाया, अपनी कंट्री में नहीं लाए, मतलब खुद के यूज़ के लिए नहीं मंगाया और लाते ही उसको दूसरी जगह के बेच दिया, ठीक है। आप क्या काम कर रहे हो इसमें? जस्ट मीडिएटर वर्क कर रहे हो कि आपने बाहर दूसरी कंट्री से सामान मंगाया, आपकी कंट्री में आते ही आपने उसको दूसरी कंट्री में भेज दिया, खुद के लिए यूज़ करा ही नहीं है उसको। सो जस्ट मीडिएटर का वर्क कर रहे हो आप। सो ये ही चीज़ इसमें आपको क्वेश्चन में बताई थी कि उसने क्या करा कि इंपोर्ट करा रबर थाईलैंड से और उसको एक्सपोर्ट करते हैं जापान में। तो यहाँ क्या वर्क कर रहा है आकाश लिमिटेड जो इंडिया की एक कंपनी है, उसने क्या वर्क करा? एज ए एंटरपोर्ट वर्क करा। तो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन थर्ड, एंटरपोर्ट। अब लास्ट क्वेश्चन पे इस सीरीज के, आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। सो एक बार लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
क्या कहता है क्वेश्चन कि असेंबलिंग इज पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कैसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें हम असेंबलिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं। सो ऑप्शन ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी टर्शरी, ऑप्शन 3 जो ऑप्शन सी है वो है कंस्ट्रक्शन एंड ऑप्शन डी है मैन्युफैक्चरिंग। सो बेसिकली हमने 3 टाइप की इंडस्ट्री पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आपको प्राइमरी दे रखी है, टर्शरी दे रखी है, लेकिन जो सेकेंडरी इंडस्ट्री थी जो उसको भी हमने क्या किया था आगे जाके क्लासीफाइड किया था 2 पार्ट्स में। तो उसके दोनों पार्ट्स को यहाँ पे दे दिया ऑप्शन में, एक मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी और एक कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, दोनों को। तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों में से कहीं ना कहीं आंसर हो सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, टर्शरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिंग होती है जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ बना रहे हैं, लेकिन असेंबल किस में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, जब चीज़ें 2-4 चीज़ें इकट्ठी होती है उनको असेंबल करके बना। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग में ही हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके बनाते हैं, प्रॉपर फिनिश गुड कंप्लीट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मैन्युफैक्चरिंग।